हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे इरा ऑफ हर्षवर्धन के बारे में। तो गुप्ता डायनेस्टी का जब फॉल हो गया, पतन हो गया, तो उसके बाद देश में छोटे जो बहुत सारे नए नए किंगडम उभर आए और उनका जब उभार हुआ उसके बाद देश में अराजकता सी आ गई थी। छोटे छोटे राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और शक्ति के वृद्धि के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसी समय में एक डायनेस्टी जिसका नाम है वर्धमान डायनेस्टी, उसका उदय हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्धमान डायनेस्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर under their first ruler Prabhakar Bardhan, who ruled from 580 CE to 605 CE। तो 580 ईस्वी से लेकर के 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन का शासन रहा। उसने एक बड़े भूभाग को जीता था और उसके बेटा का नाम था राजवर्धन, जो 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक भारत पर राज किया। और उसकी जो उसने थानेसर की गद्दी पर अपने आप को विराजमान किया था। उसका बेटा हुआ शशांक, जो बंगाल का लीडर था। इसके बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन के उदय के बारे में। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 16 वर्ष की अवस्था में हुआ 606 ईस्वी में। तो जब हर्षवर्धन क्राउंड हुआ किंग के रूप में, उसके बाद से हम देखेंगे कि देश की एकता के लिए और देश के निर्माण के लिए उसने कितना काम किया। उस समय में जब कि अराजकता की स्थिति हो गई थी। हर्षवर्धन वाज क्राउंड एज द किंग ऑफ स्थान बिस्वारा, नाउ थानेसर, हरियाणा में जो अभी का जो जगह है थानेसर, वहाँ पर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर विराजमान हुआ। और उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और सम रॉक एडिट्स से उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके अलावा जो ट्रेवलॉग है हुएनसांग का, उसका जो यात्रा वृत्तांत है उससे जानकारी मिलती है। तो हुएनसांग एक चीनी तीर्थयात्री था जो भारत में आया था और उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। फिर एक किताब है हर्षचरित्र, जिसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा हुई है। और उसके अलावा एक प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावती, जो हर्ष के द्वारा स्वयं लिखा गया है। तो इस किताब से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। उसने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक राज किया। और उसका जो राज्य था वो वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार तक फैला हुआ था। आप मैप में इसको देख सकते हैं। और जो उस समय में, अगर हम उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा बहुत पावरफुल हुआ करता था। जुडिशियल और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका वो हेड हुआ करता था और सेना का कमांडर इन चीफ हुआ करता था। युद्ध को शुरुआत कर सकता था, युद्ध का नेतृत्व कर सकता था, युद्ध को समाप्त कर सकता था। और उसका जो शासन था वो गुप्त पीरियड के शासन से मिलता जुलता था उसका एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। और उसके जो अन्य मंत्री सब थे उनका नाम था सचिव या अमात्य। और प्रांत जो था उसको भुक्तिज या देश के रूप में जानते थे, उसको नाम दिया गया था। प्रांतों का नाम उस समय में भुक्ति या देश के रूप में दिया गया था। और ये जो देश थे वो डिवाइडेड होते थे 20 में या प्रदेश में। और उपारिका वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस, और जो प्रोविंस के शासक होते थे उनको उपारिका कहा जाता था। हिज वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय उपरिका महाराजा और कुमार महात्य, हु वाज नॉर्मली ए प्रिंस। और जैसे कि हम गुप्त पीरियड में देखते हैं कि जो प्रोविंस सबके जो शासक होते थे प्रिंस, वो प्रिंस होते थे। तो ऐसा ही इसमें भी प्रथा थी। और विलेज
जो पंचायत था वो उसका जो हेड होता था वो ग्रामीण होता था, जो जनता के ज़रूरतों को पूरा करता था, उनका देखभाल करता था। और ऑफिशियल्स भी थे जो ग्रामीण की सहायता करते थे। तो ग्रामीण जो होता था ग्राम पंचायत का हेड होता था। और हर्षवर्धन के बारे में उस समय में जो इतना महान राजा हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दयालु राजा था। उसने बौद्ध मंदिर विहार और बौद्ध मंदिर जिसको हम चैत्या कहते हैं उसका उसने निर्माण कराया था। बहुत सारे धर्मशालाएं खुलवाए थे, स्कूल का निर्माण किया था और बहुत सारे हिंदू मंदिर का भी उसने निर्माण किया था। और उसके द्वारा जो बहुत बड़ा काम हुआ वो है नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में, जहाँ जो दुनिया का संभवतः पहला यूनिवर्सिटी था आवासीय, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। उसने उस यूनिवर्सिटी के देखरेख के लिए 200 गांव दिए थे, देखभाल के लिए, विकास के लिए और मेंटेनेंस के लिए। और धर्म की बात करें तो ह्वेनसांग जो उसके बारे में लिखते हैं कि वो शिव भगवान और की पूजा करता था, शिव और सूर्य का वो भक्त था। और उसके समय में का जो सिक्का है वो फर्रुखाबाद यूपी से मिला है, जिस पर पार्वती और सूर्य का जो चित्र उकेरा गया है। बट आफ्टर कमिंग इन contact with Huensang there was a greater impact of Buddhism on him। और जब हर्षवर्धन ह्वेनसांग के संपर्क में आता है तो बौद्धिज्म का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है जो वो बहुत ही, और दूसरे धर्म के प्रति भी वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल था और दूसरे धर्म का भी वो बहुत आदर किया करता था। वैष्णविज्म एंड शिविज्म वेयर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके समय में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत ही पॉपुलर धर्म था। और सोशल कंडीशन की बात करें तो वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में डिवाइडेड था धर्म। और इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वेल डेवलप्ड था, प्रोस्परस और हैप्पी लाइफ लोग जी रहे थे। व्यापार सब भी बहुत प्रगति में की स्थिति में था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। और ताम्रलिप्ति वाज ए फेमस पोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर वाज देन मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज टैक्स। तो टैक्स के रूप में 1/6 भाग देना पड़ता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोशल कंडीशन ठीक ठाक था, लेकिन मतलब जो शूद्रों की स्थिति थी उस समय में अच्छी नहीं थी। ब्राह्मण की स्थिति बहुत अच्छी थी और देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी अच्छा था। वेल डेवलप्ड पीपुल थे, वे प्रोस्पेरस और हैप्पी लाइफ जी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। और उसी समय जो बनाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी वो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन था। वो पटना के नज़दीक अवस्थित था और इसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जब हर्षवर्धन का देहांत होता है 647 ईस्वी में, तो वर्धन एम्पायर अपना ग्लोरी को खो देता है और उसके बाद बहुत छोटे छोटे राजा सबका उदय होता है। There was a quick emergence of many small independent kingdoms in the south. Chalukya and Pallavas became more powerful। और साउथ इंडिया में चालुक्य और पल्लव जैसे जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक महान जो किंग था हर्षवर्धन, उसके बाद देश की स्थिति कैसी हो गई।